मैं कौशलेंद्र कुमार आज डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री के बारे में जिसने पूरे भारत को परेशान करके रख दिया था। मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ कैसे और ऐसा किसने किया। तो ये घटना है 2008 की आरुषि तलवार की हत्या के बारे में। बेसिकली 16 मई 2008 की सुबह जलवायु विहार के एक अपार्टमेंट में आरुषि तलवार की हत्या हो जाती है और इस हत्या से आरुषि के माता पिता जो कि नुपुर और राजेश तलवार है, उनकी दुनिया तो हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। इस दर्दनाक हत्या के बाद, इस दर्दनाक मौत के बाद, मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाना उस टाइम में इम्पॉसिबल हो गया था। इसके बाद लोगों का शक, पुलिस का शक चारों तरफ जाता है। माता पिता पे भी शक जाता है, नौकर जो हेमराज था उस पर भी शक जाता है, पड़ोसियों पे शक जाता है, जो पहले के कुछ स्थानीय नौकर रहे थे टेम्प्रोरी और लंबे समय के लिए, उन पे भी शक जाता है, ड्राइवर पे भी शक जाता है। बट ये फिगर आउट कर पाना उस टाइम इम्पॉसिबल हो रहा था कि ये हत्या, ये मर्डर किया किसने है। और जब ये सब चल ही रहा था तभी कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि ये मर्डर केस, ये मर्डर मिस्ट्री और ज़्यादा मिस्ट्री बन के रह गई। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। 2008 का जो आरुषि हेमराज हत्याकांड है वो भारत का सबसे पेचीदा और विवादास्पद मामलों में से एक बन के रह गया है। इसने न केवल न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं को उजागर किया है बल्कि मीडिया की भूमिका और समाज की सोच पर भी गहरा असर डाला। इसको वामपंथियों ने मदर फादर के मतलब बच्चों के खिलाफ मदर फादर के नैरेटिव को भी सेट करने की कोशिश की। मतलब इसको अलग अलग तरह के लोगों ने, जीव जंतुओं ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश किया था मीडिया ने। ये घटना सिर्फ एक फैमिली तक लिमिटेड नहीं रही थी बल्कि पूरे सिस्टम और समाज में बहुत सारे सवाल खड़ी करके गई है। तो आइए जानते हैं कि उस दिन और उसके बाद क्या हुआ और कैसे एक नॉर्मल फैमिली की ज़िंदगी उस मोमेंट के बाद हमेशा के लिए बदल गई या यूं कहें कि बर्बाद होकर रह गई। तो तलवार परिवार जो है, इनका अपार्टमेंट जलवायु विहार कॉलोनी में लगभग 1300 स्क्वायर फुट का था और ये मिडिल क्लास, मतलब या अपर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, उस तरह की फैमिली थी। राजेश और नुपुर तलवार दोनों डेंटल डॉक्टर थे। डेंटल मतलब दंत चिकित्सक थे। राजेश ग्रेटर नोएडा में ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाते थे और फोर्टिस हॉस्पिटल के डेंटल विभाग में हेड भी थे। जबकि नुपुर, जो उनकी माँ थी आरुषि तलवार की, वो अपनी क्लिनिक चला रही थी। उन्होंने अनीता और प्रफुल्ल दुर्रानी के साथ मिलकर नोएडा में एक क्लिनिक खोला हुआ था जो अच्छे से चल रहा था। मतलब इसके माता पिता दोनों सेटल्ड थे, वेल सेटल्ड, एंड मतलब ऐसा भी नहीं था कि ये लोग किसी तरह से क्रेजी या किसी तरह से पागल या किसी तरह के उस टाइप की फैमिली ये नहीं थी। एक वेल सेटल्ड, वेल मैनेज्ड, शांति पूर्वक रहने वाली फैमिली थी आरुषि तलवार की। एंड यस, वेल फाइनेंस्ड, मतलब इनको पैसे वगैरह की भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। ये जो तलवार दंपति है, इनकी बेटी आरुषि जो 1994 की का जिनका डेट ऑफ बर्थ था, पढ़ने लिखने में ठीक थी। मतलब ये लोग हर मामले में हंसी खुशी घर चला रहे थे। घर में इन्होंने एक नेपाली नौकर रखा हुआ था जो अर्धाखांची जिले से था, जिसका नाम था हेमराज। तो हेमराज खाना वगैरह बना लिया करता था और बाकी काम कर लिया करता था, जैसे नॉर्मली हम लोग घरों में किसी को बाहर से रखते हैं। और जब हम किसी को घर में रखते हैं, उसको रहने का जगह भी देते हैं और 24 घंटे रखते हैं, तो वो एक तरह से फैमिली की तरह ही हो जाता है घरों में। ये सभी घर का लगभग कहानी है आजकल। थोड़ा बहुत कभी कभार नौकर का राजेश तलवार के साथ हल्का फुल्का बातचीत, कभी कभार मनमुटाव भी थोड़ा बहुत हो गया होगा अगर वो 24 घंटे वहाँ रहता था तो। इसके अलावा और कोई बात वहाँ नहीं थी। 15 मई 2008 की शाम को, जो कि एक नॉर्मल शाम थी, नुपुर 1 बजे आरुषि को स्कूल से लाती है। 15 मई 2008 को पहले अपनी बेटी को उनकी माँ नुपुर आरुषि को लेकर के आती है। सब मिल बैठ के खाते पीते हैं, लंच करते हैं। उसके बाद शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक जो उसकी माँ है नुपुर, वो फोर्टिस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पे चली जाती है। उसके बाद राजेश भी अपनी क्लिनिक से 8:30 बजे लौटते हैं। ड्राइवर जो उमेश शर्मा है उनको छोड़ने आता है, हेमराज को चाबियां देता है। 9:40 बजे रात को 9:40 में उमेश जो है ड्राइवर,
वो देखता है कि माँ बेटी मतलब टेबल पे बैठ के नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब वहाँ तक अभी तक कुछ नहीं हुआ था। ये मर्डर के दिन की बात है, मर्डर के रात की बात है, मतलब 15 मई 2008 की रात के 9:40 तक का हिसाब किताब दिया गया है जो ड्राइवर था उसके द्वारा। 10 बजे रात में जो राजेश हैं आरुषि के पिताजी, वो आरुषि को गिफ्ट वगैरह देते हैं क्योंकि उसका बर्थडे था। सोनी कैमरा मिलता है और ये कैमरे में बहुत सारे सबूत बाद में पाए जाते हैं जो उन्होंने उसको गिफ्ट में दिया था। और इसी 10 बजे जब उन्होंने गिफ्ट दिया था, इसके 2 से 3 घंटे बाद अब आरुषि का मर्डर होने वाला था। लास्ट फोटो जो खींची जाती है वो 10:10 में है। उसके बाद कैमरे का यूज नहीं किया गया है। 11 बजे नुपुर आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करती है तो देखती है कि बेटी किताब पढ़ रही थी, मतलब एक चेतन भगत का बुक आया था 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ करके, उसको पढ़ रही थी वो। इंटरनेट लास्ट टाइम इन्होंने यूज किया था 11:41 में। आरुषि की फ्रेंड अनमोल ने उसको कॉल किया 12 बजे रात में, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मतलब या तो 12 बजे तक उसका मर्डर हो चुका था या होना शुरू हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो मर्डर है वो 12 से 1 बजे के बीच में हुआ है। मतलब आप सोचिए कि उस रात जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, उस रात उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब वो कितना भयावह रहा होगा उस घर के लिए। अगली सुबह मॉर्निंग में भारती का डोरबेल बजता है। नूपुर जो आरुषि तलवार की माँ है वो घबराते हुए बोलती है कि बाहर तो ताला लगा हुआ है। हेमराज का फ़ोन भी बंद आता है। भारती ने जब ताला खोला तब जाकर के तब तक राजेश उठते हैं जो आरुषि के पिता हैं। सबसे पहले उनकी नज़र विस्की के बोतल पर जाती है। वो घबरा करके अपनी बेटी के कमरे की तरफ मूव करते हैं और सदमा तो तब लगता है जब वो कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बिस्तर पर आरुषि का लाश फ्लैनल कंबल से ढका हुआ था और गले में 14 सेंटीमीटर का चीरा लगा हुआ था। बाएं आंख के ऊपर गहरी चोट थी। खून हर जगह बिखरा हुआ था, तकिए पर, दीवार पर, दरवाजे पर। लेकिन अजीब बात यह थी कि खिलौने और स्कूल बैग पूरी तरह साफ थे। अब इस मर्डर में सबसे पहले राजेश जी का शक जो है वो हेमराज पे गया कि पक्का ये मर्डर नौकर ने ही किया है, मे भी पैसे के लालच में या मे भी किसी और वजह से। पुलिस को बुलाया गया। तब तक बहुत सारे लोग कमरे में घुस चुके थे, लगभग 15 लोग के करीब, जिसकी वजह से जो क्राइम सीन है वो करप्ट हो चुका था, मतलब वो दूषित हो चुका था। अब उसमें सबूत जो है वो मिलने से तो रहा। मीडिया सुबह 8 बजे पहुंच गई और पूरे घर का जो माहौल है वो सनसनीखेज बन चुका था। आरुषि का डेड बॉडी 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोपहर 1 बजे वापस लाया गया। क्रियाक्रम करने के बाद जो 4 बजे खत्म हुई, पुलिस ने घर साफ करने की परमिशन दे दी, लेकिन फॉरेंसिक टीम को गद्दे का केवल खूनी हिस्सा ही मिल पाया था। बाकी गद्दे का हिस्सा पड़ोसी की छत पे रखा गया और यही वह जगह थी जहां बाद में हेमराज की भी लाश मिली। 17 मई 2008 की सुबह छत पर हेमराज की जब सड़ी गली लाश मिली तो ये मामला फिर से चेंज हो गया। पहले लग रहा था कि हेमराज ने मर्डर किया है और अब चूंकि हेमराज की भी लाश मिल गई, वो भी सड़ी गली, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये मर्डर हेमराज ने नहीं किया है तो किसने किया। जो हेमराज की बॉडी थी वो कूलर के पैनल के नीचे छुपा हुआ था। लगभग 20 फुट घसीटा गया और खून के निशान वहाँ पे लगे हुए थे, मतलब उसको कोई ला करके वहाँ डाला था, वहाँ मारा नहीं गया था। ये टोटल जो खोज है वो पुलिस के लिए शर्मिंदगी का कारण बन चुकी थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हेमराज ही मर्डरर है। अब अचानक से हेमराज की डेड बॉडी मिलने के बाद वो भी सड़ा गला। अब ऐसा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ने प्रॉपर छानबीन किया ही नहीं है और अब मामला पूरा चेंज हो चुका था। 19 मई 2008 को जो पहले नौकर था उस घर में, विष्णु शर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था, उसको छोड़ दिया गया। 31 मई को फाइनली जब पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर पाई तो ये मामला सीबीआई को दे दिया गया। जून 2008 में नार्को टेस्ट वगैरह शुरू हुआ सीबीआई का, जिसमें कृष्णा ठडराई, राजकुमार और विजय मंडल, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग पहले उस घर में काम कर चुके थे, मतलब स्थानीय लोग थे जो पहले वहाँ पे नौकर का काम कर चुके थे। ऐसा शक था कि इन्हीं लोगों ने हेमराज और आरुषि का मर्डर किया होगा या किसी तरह का कहीं से ये इन्वॉल्व रहे होंगे, बट बाद में इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने से इनको भी छोड़ दिया गया। जांच में धीरे धीरे सामने आया कि दोनों, आरुषि और हेमराज को, दोनों को पहले किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से, ब्लंट वेपन से सिर पे मारा गया, मतलब किसी भारी चीज से पहले सर पे मार के उनको बेहोश किया गया या मार दिया गया, और बाद में इनका गला रहता गया किसी धारीदार चीज से,
मतलब शार्प एजेड टूल से। तो ऐसे जो पॉसिबल हथियार हो सकते थे जिनसे ऐसा किया जा सकता था, उसमें से एक तो था राजेश का गोल्फ क्लब। राजेश तलवार जो गोल्फ खेलते थे, तो ऐसा पॉसिबल था कि उनके गोल्फ क्लब से इनके सिर पे मार के इनको जान से मारा गया है। मतलब धीरे धीरे जो ये मर्डर मिस्ट्री है उसका शक जो था मर्डर का, वो राजेश तलवार की तरफ भी मूव करने लगा। और दूसरी चीज़ थी कि जिस तरह से गला काटा गया था, कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी शार्प एजेड जो आइटम्स होते हैं, मतलब शार्प चाकू हो गया, या जैसे कि मेडिकल में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं ऑपरेशन वगैरह के तहत, उनमें से किसी चीज़ से उसका दोनों का गला रेता गया था। तो इस तरह से स्लोली ये जो शक की सुई थी, ये कहीं ना कहीं राजेश तलवार मतलब हस्बैंड वाइफ की तरफ मूव करने लगी। हालांकि ये भी सच है कि कोई हथियार सबूत के तौर पे मिला नहीं था। कमरे में खून वगैरह बिखरा हुआ जरूर मिला था, लेकिन किताब और अन्य सामान साफ सुथरे पाए गए थे। डीएनए सैंपल्स जो थे वो काफ़ी दूषित हो चुके थे और या फिर गायब हो गए थे। मतलब क्योंकि बहुत लोग एंट्री भी मार दिए थे मर्डर के पास, तो वहाँ पे कुछ खास मिला नहीं। इतना ही नहीं, कैमरे से 18 फोटो डिलीट भी पाए गए थे। इसके बावजूद पुलिस ने क्राइम सीन को चूंकि ठीक से सील नहीं कर पाई थी, इस वजह से लगभग 90% सबूत जो है वो नष्ट हो चुके थे। मामला जब सीबीआई के हाथ में गया तो नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग वगैरह जैसे मॉडर्न टेक्निक सीबीआई जब यूज़ की, और जांच में टॉर्चर वगैरह और दबाव डालने का भी बाद में पॉइंट आया कि मतलब सीबीआई जो है वो गलत तरीके इस्तेमाल कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए गए। इसमें कितनी सच्चाई थी किसी को पता नहीं चला। अब सीबीआई के पास चूंकि सबूत पहले से ही बहुत कम थे, तो सीबीआई ने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस तरह के टेक्निक्स यूज किए होंगे। हालांकि कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, बट ये जो गोल्फ क्लब वाला थ्योरी था उसको पकड़ करके सीबीआई वगैरह ने फाइनली जो इसके माता पिता थे उनको अभियुक्त की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। जांच के दौरान 67 गवाहों के बयान लिए गए, जिसकी वजह से वहां एक पैराडॉक्सिकल मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन खड़ा हो गया। जो गवाह थे वो विरोधाभासी बयान देते रहे। इस वजह से क्या हुआ कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड लग रहा था। मतलब ऐसा लगने लगा कि ये सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं होगा, कभी क्लियर कट पता नहीं चलेगा कि उसको किसने मारा है। 2009 में सीबीआई मतलब एक साल बाद अगले साल सीबीआई की नई टीम ने मामले की जांच संभाली। पहले वाली टीम इसको सॉल्व नहीं कर पाई प्रॉपरली, लेकिन उन्हें सैंपल टेम्परिंग का आरोप वगैरह का सामना करना पड़ा, जिससे जांच और भी ज्यादा पेचीदा होती चली गई। कई महीनों की छानबीन के बाद 29 दिसंबर 2010 को क्लोजर रिपोर्ट आया, और क्लोजर रिपोर्ट में फाइनली सीबीआई ने बोला कि जो डिटेल्स हैं वो एनफ नहीं है, अपर्याप्त पाए गए। मतलब इनकंक्लूसिव रहा इसका मर्डर मिस्ट्री केस। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पे। ये काफी लंबा चला था मामला। 9 फरवरी 2011 को कोर्ट ने तलवार फैमिली को आरोपी घोषित कर दिया। मतलब जो भी केस इनके खिलाफ बनाया गया था गोल्फ क्लब वाली थ्योरी को यूज करके, और नौकर मर गया इसकी थ्योरी को यूज करके, इसमें वामपंथियों ने एक और एंगल भी झोंका कि नौकर और आरुषि का अफेयर था, ताकि भारत का जो फैमिली सिस्टम है उसको किसी तरह से बर्बाद किया जा सके, और माँ बाप ने ही अपने बच्चे को मारा है। इस तरह के बहुत सारे थ्योरीज लाए गए जानबूझ करके। इस तरह के थ्योरी वामपंथी लोग, लेफ्टिस्ट लोग भारत में बार बार लाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि भारत का जो फैमिली सिस्टम है, भारत का जो हजारों साल पुराना कल्चर है, उसको तोड़ा जा सके। जैसे बीच में वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन ने, लेफ्ट लॉबी और कांग्रेस मिल करके ये थ्योरी लाई थी भगवा आतंकवाद वाली। जैसे ये लोग बीच बीच में लाते रहते हैं कि नाथूराम गोडसे का कनेक्शन आरएसएस से था, जबकि सबसे ज्यादा फायदा गांधी के मरने से कांग्रेस और नेहरू को हुआ था। और पुलिस जब भी किसी केस की जांच करती है तो पुलिस वही लॉजिक हर बार लगाती है। सीआईडी या पुलिस कोई भी अगर जांच करेगी या सीबीआई हो, तो वो इसी तरह जांच करती है कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है। और जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है 99.9% केसेस में वही व्यक्ति या वही ऑर्गेनाइजेशन मर्डरर या मतलब क्राइम करने वाला पाया जाता है। तो अगर गांधी के मर्डर में सबसे ज़्यादा फायदा नेहरू को और कांग्रेस को हुआ था, तो जो शक की सुई है वो नेहरू और कांग्रेस की तरफ जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि नेहरू ही प्रधान था उस टाइम देश का, तो उसने झूठ बोल करके फर्जीवाड़े में वो शक की सुई आरएसएस की तरफ मोड़ दी थी, और नाथूराम गोडसे को आरएसएस से कनेक्ट करके आरएसएस को बैन करने की कोशिश किया था। तो मतलब ये सब वामपंथी और कांग्रेसी एजेंडा और इनका मजहबियों के साथ मिल करके एजेंडा ये लोग चलाते रहते हैं, जिसमें ये लोग किसी को भी मनमाने तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस मर्डर केस में बिना पर्याप्त सबूतों के बावजूद भी जो वामपंथी इकोसिस्टम था, जो कांग्रेस इकोसिस्टम था, उन लोगों ने तलवार
फैमिली को, मतलब माँ बाप को जानबूझ करके यहाँ पे विलन दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने मर्डर किया या नहीं किया ये घटना कभी किसी को पता नहीं चला और शायद कभी पता चलेगा भी नहीं। लेकिन इसको यूज करके, इस मर्डर केस को यूज करके वामपंथी मीडिया, वामपंथी लोग और कांग्रेसी लोग भारत के फैमिली सिस्टम को आड़े हाथों लेना चाह रहे थे, भारत के फैमिली सिस्टम को बदनाम करना चाह रहे थे। एंड इसी के तहत 9 फरवरी 2011 को कोर्ट में तलवार दंपति को आरोपी घोषित कर दिया जाता है, जिससे फिर से मामला नेशनल न्यूज में आ जाता है। 11 मई 2012 को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, जिसमें पूरा गवाहों के तमाम बयान और सब कुछ सुनते हुए, फॉरेंसिक सबूत वगैरह को देखते हुए विस्तार से इस पे चर्चा होती है। 25 नवंबर 2013 को, मतलब 2 साल बाद, फिर से जज श्यामलाल ने अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस और सबूतों के बेसिस पे राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराते हैं और उनको उम्र कैद की सजा दे देते हैं। मतलब आरुषि तलवार के माँ बाप को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबली इसका पर्याप्त सबूत कभी मिल नहीं पाया था, बट जो भी इल्जाम लगाया गया था, गोल्फ क्लब वाला थ्योरी या जो भी और भी थ्योरीज थे कि नौकर के मर्डर हुए, ये सब उसके बेसिस पे माँ और बाप दोनों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है 2013 में। इस पर फिर से मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है। कभी वामपंथी मीडिया माँ बाप को सुपर विलन दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तो कभी जो नेशनलिस्ट मीडिया है वो ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि इसमें दूसरा एंगल भी है जो पूरा मतलब जो सबूत मिट जाने की वजह से उसमें नहीं आ रहा, लाइमलाइट में नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हेमराज ऐसा भी हो सकता है कि चोरी डकैती का मामला रहा हो और उन लोगों ने मे बी हेमराज ने देखा हो और आरुषि ने देखा हो, दोनों को मार करके वो सबूत मिटा दिया गया हो। बहुत तरह की थ्योरीज, मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे। ऐसे भी हो सकता है कि हेमराज ने आरुषि को मारा हो और फिर मे बी आरुषि के माँ बाप ने हेमराज को मार दिया हो, या कुछ और भी केसेस बन सकते हैं। बट जो वामपंथी मीडिया थी वो सबसे ज़्यादा माँ बाप को मर्डरर बनाने पे तुली रही। एनीवे, कुछ साल 13 से लेकर के 17 तक ये दोनों जेल में रहे, आरुषि के माँ बाप। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को फिर से बरी कर दिया, जिससे फिर से जो न्याय की दिशा थी, डायरेक्शन थी, वो पहले से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मतलब लोग भी कंफ्यूज हो गए कि रियल में क्या हुआ है, इन्होंने मारा या नहीं मारा। अगर इन्होंने मारा तो बरी कैसे हो गए, और अगर इन्होंने नहीं मारा तो इनको सजा क्यों हुई, और अगर इन्होंने नहीं मारा तो फिर मारा किसने इनको। मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री बन के रह गया था हमेशा के लिए। एनीवे, तलवार के जो वकील थे वो फेमस हरीश साल्वे लड़ रहे थे इनका केस, और मुकुल रोहतगी लड़ रहे थे। तो इन्होंने पुलिस और जांच में हुई लापरवाही और सबूतों के गलत उपयोग को अच्छे से दिखाया कि कैसे मतलब इन सबको मिस रिप्रेजेंट किया गया है सबूतों को। जबकि जो इन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे उस पक्ष का लगातार दावा रहा कि मामला स्टेजिंग और सीन सेट करने का था। मतलब आरुषि के माँ बाप ने ही उसको मारा और उसके बाद सारे सीन को सेट किया गया ताकि शक उन पर ना जाए। एनीवे, चूंकि ये लोग 2017 में इनको छोड़ दिया गया, मतलब बाहर निकल आए। मार्च 2018 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील दाखिल की, लेकिन उस पर सुनवाई अब अभी तक लंबित है, मतलब अभी खिंचा जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामले 20-20, 50-50 साल तक लटकते रहते हैं, कि ऐसा चांसेस है कि तलवार दंपति जब तक जिंदा रहेंगे ये मामला हो सकता है अब लाइमलाइट में आए भी नहीं। मतलब इसकी अगली तारीख, जैसे सनी देओल बोल रहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इसकी अगली तारीख कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है अभी इसकी तारीख कभी आए ही नहीं। मतलब जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, हो सकता है वो जब अब नहीं रहेंगे इस दुनिया में 10-20-50 साल बाद, तब इसकी तारीफ आए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की हरकतें हम लोग देख रहे हैं लंबे समय से। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट सारे अर्जेंट केसेस निपटा देगा। जो कुत्तों पे केस होगा, जो सुअरों पे केस होगा, वो सब देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तुरंत बैठा हुआ है। दही हांडी की ऊंचाई नापने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। लेकिन ये सब केसेस सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास फिलहाल टाइम नहीं है, और अभी ये सब बोलना भी बेकार होगा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट 2 महीने की छुट्टियां लगा के आया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को अलग से, मतलब यहाँ पे लग नहीं रहा फिलहाल के लिए कि जल्दी इस पे कुछ सुनवाई होने वाली है। हत्या का जो असली मकसद था वो आज भी एक अनसुलझा सवाल बन के रह गया है। कुछ ने इसको परिवार सम्मान के लिए मर्डर करना बताया, मतलब कि फैमिली ने ही बेटी को मार दिया। तो कुछ का कहना था कि राजेश तलवार का कहीं अफेयर है, मतलब जिसको जो मन में आया। कुछ का कहना था कि आरुषि का हेमराज के साथ अफेयर था। मतलब जिसको जो मन में आया वो गप्पे मारते चले गए। क्लियर कट प्रूफ किसी के पास नहीं रहा है। वैसे बोलने को तो 10 थ्योरी मैं भी दे सकता हूँ कुछ भी, कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, उस तरह के थ्योरीज दे करके सजा देने की भी कोशिश की गई। क्लियर कट प्रूफ कभी किसी को मिला ही नहीं, जिसकी वजह से ये मामला और जटिल होता चला गया।
सीबीआई ने स्टार्टिंग में नौकरों के षड्यंत्र का सिद्धांत अपनाया था और नार्को टेस्ट के आधार पर कृष्णा, ठदराई, राजकुमार और विजय मंडल को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन बाद में ये थ्योरी भी टाइम टाइम फिस हो गई। दूसरी थ्योरी रही कि तलवार दंपति ने ही गलती से आरुषि को मारा और फिर सीन सेट किया, मतलब स्टेजिंग किया। हालांकि इसमें तीसरा एंगल भी रहा कि बाहरी हमलावर भी ऐसा हो सकता है कि आकर के इनका मर्डर कर गए हो, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ अवेलेबल नहीं था। एक सारे के सारे गप साबित हुए, मतलब ये सारे के सारे एक ढकोसला स्टेटमेंट थे विदाउट प्रूफ। इट्स जस्ट लाइक कि माई स्टेटमेंट अगेंस्ट योर्स वाली बात हो जाती है। हालांकि केस की जांच, कोर्ट के फैसले और मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टें पूरे देश में लंबे समय तक छाई रही। मुझे याद है कि हम लोग इस पे बरसों तक डिस्कशन किया करते थे एक टाइम पे। तलवार परिवार आज भी उस खालीपन और उस दर्द को फील करता है और उससे उबर नहीं पाया है जो उस मनहूस सुबह उनके जीवन में आई थी। तो आपको क्या लगता है, अब इस मामला को जो कि धीरे धीरे भुला दिया गया है, अब इसके कभी सॉल्व होने की संभावनाएं हैं क्या? कोर्ट कभी ये डेट देने वाला है या इस पे कुछ और मिलने के चांसेस है, या ये मर्डर मिस्ट्री भी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा टाइप की एक जस्ट मिस्ट्री बन के हमेशा के लिए रह जाएगी?